बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल्हम्द डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटी टेस्ट। बच्चों, हम आज आपके साथ चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम के टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ मौजूद हैं। इसमें हम इस टेस्ट की अच्छी तरह से बारीकियों को मेजर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा एमसीक्यूज करेक्ट ऑप्शन के साथ किस तरह करेक्ट है। और इस टेस्ट में हमने ये भी देखना होता है कि हम बाकी ऑप्शंस को नेगेट कैसे करते हैं, यानी नेगेशन ऑफ द आंसर्स भी बहुत जरूरी है। तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने ये की ऑलरेडी प्रिंट कर दी गई है और अब मैं अपनी बैकग्राउंड में जो जगह खाली है उस पर आपके लिए इस सॉल्यूशन को सॉल्व भी करूंगा साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1, which of the following has the greater bond length in picometer? Greater bond length in picometer, question number 1। तो ये देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हम ये बात पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड लेंथ का ताल्लुक दो चीजों से है। नंबर 1, इट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी बॉन्ड पोलैरिटी, एंड बॉन्ड लेंथ इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है जी। तो अब आप यहां पर देखें, अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बीटा में लिखा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, चार्ली में लिखा हुआ है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। चार्ली और डेल्टा में ट्रिपल बॉन्ड्स हैं यानी उनकी लेंथ छोटी होगी, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जो ज्यादा है। और अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड्स हैं यानी उनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। अब अल्फा में लिखा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड होने की वजह से लेंथ कम हो जाती है। जबकि बीटा में लिखा हुआ है नॉन पोलर बॉन्ड यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि सवाल के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटर बॉन्ड लेंथ इन पिकोमीटर, द आंसर इज बीटा। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ बाकी तमाम से ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 2, in comparison to the oxygen gas, a strong triple covalent bond is present between the nitrogen atoms in a molecule, therefore nitrogen gas is। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दो गैसेस के कंपैरिजन की बात आपको समझाई है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फार्मूला O2 होता है जबकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फार्मूला N2 होता है। ऑक्सीजन का फार्मूला है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का फार्मूला है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। हैं दोनों ही डायटोमिक मॉलिक्यूल, लेकिन यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड है। इसका मतलब है कि अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी से बहुत ज्यादा होगी। द स्टेबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। तो अल्फा ऑप्शन कह रहा है जी हाईली रिएक्टिव गैस। क्या नाइट्रोजन हाईली रिएक्टिव गैस है? अगर ये हाईली रिएक्टिव होती तो हवा में 78% कैसे होती? बीटा में लिखा हुआ है जी मॉडरेटली रिएक्टिव गैस। ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव है। ये जो हमारे ग्रोसरी स्टोर्स पर लेज या इस तरह की कोई और चिप्स के पैकेट्स वगैरह मिलते हैं, सलांटी वगैरह मिलती है, इसके अंदर जो एयर फिल की जाती है दर हकीकत वो एयर नहीं होती बल्कि सिर्फ नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन को वहां से रिमूव कर लिया जाता है यानी नाइट्रोजन वहां पर इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने के लिए बनाई जा रही है। चार्ली में लिखा हुआ है कंपैरेटिवली इनर्ट लाइक नोबल गैस। ठीक है जी। चार्ली में लिखा हुआ है कंप्लीट, मैं दोबारा पढ़ता हूं, कंप्लीटली इनर्ट लाइक नोबल गैसेस। नाइट्रोजन नोबल गैसेस जितनी रिएक्टिव इनर्ट नहीं है, यानी नोबल गैसेस के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? डेल्टा, वेरी लेस रिएक्टिव गैस। आंसर इज डेल्टा, वेरी लेस रिएक्टिव गैस, यानी रिएक्टिविटी खासी कम है। और वजह क्या है? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3, in all the following compounds the central atom has the less electrons than the octet except one। इस तरह के क्वेश्चन को बेटा जरा ध्यान से हैंडल करना है क्योंकि सवाल का आखिरी वर्ड ही सवाल है। यानी वो यहां पर दर हकीकत ये कह रहा है कि तमाम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है इन द वैलेंस शेल, सिर्फ एक ऐसा है जिसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, वो आपने ढूंढना है। यानी आसान अल्फाज में
जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये देखिए जरा, इसको अगर हम ट्रेस करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को, तो देखिएगा बच्चों जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शंस में सबसे पहले लिखा हुआ है BF3। क्या BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट है? इसको जरा ध्यान से देखें, ये देखें, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और हर फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो बोरोन की वैलेंस शेल में अभी तक सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बेरिलियम क्लोराइड का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एल्युमिनियम क्लोराइड का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इन तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो फिर किसका ऑक्टेट कंप्लीट है? वो कहते हैं BF4 1 नेगेटिव का कंप्लीट है, BF4 नेगेटिव 1 का कंप्लीट है। कैसे कि BF3 तो बना ही हुआ था पहले, ठीक है ये, और अब फ्लोराइड आयन भी इसके साथ मिल गया, तो आप देखेंगे बोरोन के इर्द गिर्द पूरे 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 to the 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या निकलता है बेटा? चार्ली, यानी BF4 1 नेगेटिव ऐसा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4, नो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज 100% आयोनिक इन नेचर इन केमिस्ट्री। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ, उसकी रीजन ट्रेस करनी है हमें। अल्फा, व्हेन कैटायन एंड एनायंस अप्रोच ईच अदर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस ओनली, ठीक है जी, और कहते हैं पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हाँ ऐसा होता है, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है, क्योंकि कैटायन एनायन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को, क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा होता है। शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टू सम एक्सटेंट, तो कहता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाती है। चार्ली, हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन सीजियम फ्लोराइड। भाई हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर सीजियम फ्लोराइड में, इसका इस बात से क्या ताल्लुक है कि 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं हो सकता? तो चार्ली हमारा आंसर नहीं है। देयरफॉर आंसर इज डेल्टा, बोथ ए एंड बी। यानी अल्फा में ये कहा गया कि कैटायन एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कैटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी की वजह से उसमें बीटा के मुताबिक क्या आ जाएगा, जब उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, इसलिए 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा बेटा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5, इथाइन मॉलिक्यूल is formed when 2 carbon atoms join together to form a sigma bond, ठीक है। तो इथाइन में क्वेश्चन नंबर 5 की वो बात कर रहा है, और इथाइन की बात कर रहा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इथाइन में sp हाइब्रिडाइज्ड हैं दोनों कार्बन एटम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिग्मा बॉन्ड डेवलप हो रहा है दरमियान में, ये सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू द sp ओवरलैप, यानी 2 कार्बन एटम के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड डेवलप हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बना? बीटा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा में काफी कॉलम्स बने हुए हैं। अल्फा में टाइप AB4 है, बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर कोई ना हो तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, और अमोनियम आयन उसकी एग्जांपल है, ये बिल्कुल सही है। बीटा AB3E का मतलब है एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, ट्राइगोनल पिरामिड ज्योमेट्री बनती है, फास्फीन PH3 गैस, बिल्कुल सही है। चार्ली AB2E2 सही, यानी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, सही, और V शेप या बेंट शेप इसकी शक्ल बनती है, और एग्जांपल है वाटर, ये भी सही है। डेल्टा ABE3, बेटा ABE3 नाम का कोई मॉलिक्यूल नहीं, ठीक है। AB3E में क्या होगा कि ये दर हकीकत हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल है, हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल है कि 3 लोन पेयर है और 1 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो इससे लीनियर ज्योमेट्री बनेगी और एग्जांपल BeCl2 है, ये बिल्कुल गलत है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कोई ज्योमेट्री नहीं होती, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं और उससे एक सिंगल लाइन बनेगी। एंगल डेवलप करने के लिए कम से कम 2 लाइंस का होना जरूरी है जो एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो,
तो फिर एंगल डेवलप होता है और उस एंगल की वजह से शेप लीनियर होती है या एंगुलर होती है, यानी वी शेप्ड होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा बेटा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7, इन हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.9, व्हाट इज द टाइप ऑफ द बॉन्ड? यानी ये आपको प्रोवोक कर रहा है कि आप आंसर लगाएं आयोनिक पर, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 या उससे ऊपर हो तो बॉन्ड को आयोनिक डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है, लेकिन चूंकि HF की बात हो रही है बेटा, तो HF एक एक्सेप्शनल केस है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 होने के बावजूद हम इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड डिक्लेयर करते हैं। सर इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है बेटा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, ये जो नजर आ रहा है ना, कैन नेवर बी स्टेबलाइज्ड या नेवर बी स्टेबलाइज्ड इन एन आयोनिक क्रिस्टल। ये बेटा इसकी असल रीजन है कि किसी आयोनिक क्रिस्टल में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बतौर कैटायन के फिट नहीं हो सकता। जैसे सोडियम आयन मौजूद है, पोटेशियम आयन मौजूद है, कैल्शियम आयन मौजूद है। उसकी रीजन क्या है सर? बेटा बहुत आसान रीजन है कि तमाम जो कैटायन मैंने एग्जांपल के तौर पर बोले हैं एक्सेप्ट H पॉजिटिव, सब में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन जब एक दूसरे के करीब आएंगे, यकीनन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वैलेंस शेल ऑफ कैटायन एंड वैलेंस शेल ऑफ द एनायंस में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं और कैटायन एक सर्टेन डिस्टेंस पर आकर रुक जाता है, और सिमिलरली एनायन भी एक सर्टेन डिस्टेंस पर रुक जाता है। इसको कौन रोकेगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है सर से, तो ये जो प्रोटॉन है ये तो किसी भी दूसरे एटम के अंदर अटैच हो जाएगा, किसी कैटायन के सॉरी किसी एनायन के साथ आप कह रहे हैं कि इंटरमिंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी इसलिए क्रिस्टल डेवलप नहीं होती। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर निकलेगा बेटा अल्फा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है अल्फा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो आप जानते हैं नॉन पोलर नहीं। चार्ली में लिखा हुआ पाई बॉन्ड, बेटा एक ही बॉन्ड है। जब एक ही बॉन्ड हो तो पहले सिग्मा बनता है और बाद में पाई बनता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड सॉरी पाई बॉन्ड का कांसेप्ट गलत है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जाहिर बात है एक ही बॉन्ड बनाया और वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या निकला बेटा? फिर से अल्फा। Let us proceed question number 8. All of the following are basic condition for the formation of ionic compound या bond except one. देखिए ionic bond बनाने की जो conditions के जो कैटायन बना रहा हो कैटायन, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, और जो एनायन बना रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। अब इसमें अल्फा में क्या लिखा हुआ है? वन एलिमेंट मस्ट हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। अदर एलिमेंट मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी ठीक है। चार्ली में लिखा हुआ बोथ ए एंड बी, लेकिन ये भी दोनों बातें ठीक है, लेकिन उसने तो ये पूछा ही नहीं, उसने पूछा गलत बात बताएं कि जो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए नहीं है। तो वो कहता है द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स हैव द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मोर और इक्वल टू 1.7। तो ये कंडीशन नहीं है बेटा, दिस इज नॉट द कंडीशन, ये बेसिक कंडीशन नहीं है कि जी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 या उससे ज्यादा होगा तो ही आयोनिक बॉन्ड बनेगा। देखें अमोनियम आयन जो कि पॉजिटिव आयन है, एसीटेट आयन जो कि नेगेटिव आयन है, जब वो दोनों मिलते हैं तो बनता है अमोनियम एसीटेट, ये एक आयोनिक बॉन्ड है। सिमिलरली जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं चैप्टर नंबर 6 सेकंड ईयर केमिस्ट्री, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई कैटायन नजर आ रहा है या कोई एनायन नजर आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वहां पर पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है, और वो जो दूसरा सिंपल आयन है वो ऑपोजिटली पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है, और उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो उसमें कहीं कंडीशन का जिक्र नहीं किया गया। तो बेटा असल कंडीशन क्या है कि आयोनिक करेक्टर सॉरी गलत बोल दिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए कम जिस एलिमेंट ने कैटायन बनाना है, और जिस एलिमेंट ने एनायन बनाया उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 8 का
आंसर निकलेगा डेल्टा। स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा ये भी ठीक है, लेकिन इट इज नॉट द बेसिक कंडीशन, वो उसकी बेसिक कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, वेस्पर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द पोस्टुलेट्स एक्सेप्ट वन। यहां पर भी गलत पोस्टुलेट ढूंढना है। बोथ द लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ये तो आपको मैंने लेक्चर के दौरान पढ़ाया कि ज्योमेट्री की जिम्मेदारी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स की मिलाकर है, शेप की जिम्मेदारी सिर्फ बॉन्ड पेयर्स की है। लोन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग ए हायर एनर्जी चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल सही है। ये सारी बात है, जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे ट्रिपल बॉन्ड के, वो ज्यादा चार्ज डेंसिटी लगाएंगे, वो ज्यादा जगह घेरेंगे, वो ज्यादा रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे डबल बॉन्ड के, वो जरा कम घेरेंगे और एक वाला बिल्कुल कम घेरेगा। तो डेल्टा आंसर क्या लिखा हुआ जी? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर नॉट ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, दे आर ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, दे आर। इसका मतलब है यही गलत बात है। वेस्पर थ्योरी के मुताबिक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू सिंगल बॉन्ड, यानी डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड एक जैसे होते हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या लिखेगा बच्चों? डेल्टा, कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, इस तरह के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तमाम किस्म की यूनिवर्सिटीज में और बिल्कुल आसान। इन स्टाइरीन मॉलिक्यूल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जरा देखिए बेटा स्टाइरीन का, इसके लिए जारी बात स्टाइरीन का फार्मूला आना चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो बेटा स्टाइरीन का फार्मूला है, पहले आप बेंजीन का फार्मूला लिखते हैं और बेंजीन का फार्मूला लिखने के बाद, ठीक है बच्चों, इसके ऊपर आप CH डबल बॉन्ड CH2 बना लेते हैं। अब आप यहां पर देखें कि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि देयर आर 4 पाई बॉन्ड्स। 4 पाई बॉन्ड्स का मतलब है 4 2 ज़ा 8, 4 पाई बॉन्ड्स। 4 पाई बॉन्ड्स आर इक्वल टू व्हाट? 4 into 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर मौजूद हैं। 1 2 3 पाई बॉन्ड ये है और एक ये, ठीक हो गया, ये स्टाइरीन हो गई बेटा। और इसमें देखिए आप हमारे पास ऑप्शन क्या है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्फा में मौजूद है और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स चार्ली में मौजूद है। इसका मतलब चार्ली और अल्फा में से कोई एक ठीक है, बीटा और डेल्टा नहीं हो सकते। ओके हो गया बच्चों। अब हमने अल्फा और चार्ली में से सिलेक्ट करना है। सिग्मा बॉन्ड्स की बुनियाद पर सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। ये देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी हर जगह पर हाइड्रोजन मौजूद है। इट मींस कि इसके पास 16 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 16 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 32 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसने पूछे नहीं, सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं। देयरफॉर आंसर इज अल्फा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या निकला बच्चों? अल्फा, क्योंकि इसके पास देयर आर 16 सिग्मा बॉन्ड्स। मैंने काउंटिंग भी लिख दी ताकि आपको गलती ना लगे, ठीक है। 11 तक हम यहां पर पहुंच चुके थे, ये 15वां बॉन्ड है, सॉरी गलत लिख दिए। That is the 12th one, this one is the 13th one, 14th one, 15th one and that is the 16th one, ठीक है बेटा। ये है हमारा पास क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 पर प्रोसीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल आर इन द ऑर्डर ऑफ, आप जानते हैं कि रिपल्शन ऑर्डर यूं होता है, लोन पेयर टू लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, जबकि बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो ऑर्डर खुद से लिख लें। तो ऑर्डर क्या है बेटा? लोन पेयर टू लोन पेयर इज ग्रेटर देन, बिटवीन लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बिटवीन बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बेटा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 12, Which one of the following molecule has a dipole-dipole forces? तो बेटा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किस में बनती हैं? सवाल पढ़ने से ऐसा लगता है कि सर इसका तो ताल्लुक लिक्विड वाले चैप्टर से है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तो बच्चों बात बड़ी आसान सी है कि ये यहाँ इसलिए कर रहा है कि यहाँ पर इस टॉपिक में ये बात जिक्र की गई है कि जब पोलर बॉन्ड बनता है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं।
तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किस में बनेंगी? डाइपोल फोर्सेस उसमें बनेंगी जिसमें एक पोलर बॉन्ड मौजूद होगा। क्या मौजूद है बच्चों? पोलर बॉन्ड। एक पोलर बॉन्ड है या एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड है। देखें अल्फा में लिखा हुआ सॉलिड आयोडीन। सॉलिड आयोडीन का मतलब है कि आयोडीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक सॉलिड मॉलिक्यूल है। ड्राई आइस दर हकीकत सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का फार्मूला क्या है जी? प्रोपेनॉल का फार्मूला बेटा CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसका ये पोलर है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो प्रोपेनॉल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द आंसर इज चार्ली प्रोपेनॉल। मैंने फार्मूला आपके सामने लिखा है। डेल्टा ब्यूटेन कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये जो प्रोपेनॉल का जिक्र किया गया मैंने इसको पोलर नहीं कहा, इसको पोलर नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतने हिस्से को पोलर कहा है कि जी कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। सिर्फ चार्ली आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 13, metallic solids involve metallic bonding and have all the following properties except one। आप जानते हैं मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है और मेटालिक बॉन्डिंग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अल्फा, बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मेटालिक सॉलिड इज एन एटम। ठीक है, वो कहता है कि ये बात ठीक है या गलत है? जी बिल्कुल ठीक है। आर सॉल्युबल इन लिक्विड मेटल एंड आल्सो इन द पोलर सॉल्वेंट्स। Metals are good conductor of electricity due to the free electrons. They are hard, malleable and ductile। तो फिर हमारा आंसर क्या निकला बेटा? बीटा। कि लिक्विड मेटल में तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आगे लिखा हुआ है आर आल्सो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर सॉल्वेंट में ये कहाँ डिसॉल्व होते हैं? यानी किसी मेटल को आप इथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल में डिसॉल्व कर देंगे, वो डिसॉल्व हो जाएगी? ऑब्वियसली नॉट। क्या वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं। बहुत सारी मेटल हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। ज्यादातर मेटल्स होती है ना, बल्कि चंद एक मेटल्स होती है ना, वाटर से रिएक्ट जरूर करती हैं लेकिन उसके साथ डिसॉल्व नहीं होती। तो इनमें से क्या बात गलत है बेटा? आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर इज बीटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं बेटा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव द बॉन्ड एंगल हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो मैं यहां पर वैल्यूज लिखता हूं, बाद में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, अल्फा में लिखा हुआ है वाटर, जबकि इसका एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री, ऑलमोस्ट 105 डिग्री ही होता है। बीटा में लिखा हुआ है अमोनिया, और अमोनिया का एंगल 107.5 डिग्री है। चार्ली में लिखा हुआ है NF3, सॉरी गलत लिख दिया, NF3, इसका बॉन्ड एंगल बेटा 102 डिग्री है। जबकि डेल्टा में लिखा हुआ है हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन का बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 107.5 डिग्री के करीब ही होता है। तो बेटा यहां पर एक आसान सी बात याद रखें, वैसे तो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने से रिपल्शन बढ़ती है और रिपल्शन बढ़ने से बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है। इसी वजह से ये वाटर का एंगल अमोनिया से कम नजर आ रहा है, और हाइड्रोनियम आयन का एंगल दोबारा बढ़कर 107.5 पर क्यों पहुंच गया? क्योंकि इसमें दो लोन पेयर है, इसमें एक लोन पेयर है और इसमें भी एक लोन पेयर है, तो इन दोनों के लोन पेयर बराबर है। तो सर ये अकेला NF3 इतना कम क्यों है? तो बच्चों ये याद रखें कि NF3 में नाइट्रोजन टू फ्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पर है? ठीक है जी। तो अगर आप पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखेंगे तो वो यहां आएगा, फ्लोरीन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस लोन पेयर को आप ऑब्जर्व करें और इस लोन पेयर को कंपेयर करें इस अमोनिया से, तो ये जो लोन पेयर है ये दर हकीकत फ्लोरीन के हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होते हैं ऐसे, ये यानी इन्फ्लुएंस ऑफ बॉन्ड पेयर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लुएंस ऑफ बॉन्ड पेयर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, एंड दैट ऑफ द लोन पेयर इंक्रीज होना शुरू होता है, क्योंकि ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन के करीब आ जाता है, जिसकी वजह से ये इनके ऊपर ज्यादा रिपल्शन एक्सर्ट करता है और इसी वजह से एंगल श्रिंक होकर 102 डिग्री हो जाता है। Therefore, question number 14 has the answer Charlie. Question number 15.
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द कोवलेंट बॉन्ड? BF3 आप जानते हैं कि उसमें कोवलेंट बॉन्ड है। कैल्शियम ऑक्साइड, बेटा कैल्शियम ऑक्साइड एक आयोनिक कंपाउंड है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। Na2S सोडियम सल्फाइड, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है। और पोटेशियम ब्रोमाइड तो बहुत फेमस और आयोनिक कंपाउंड है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या निकला बेटा? अल्फा। BF3 जो है कोवलेंट है, बाकी सारे आयोनिक है। सर कैसे पता चला? ये तो बड़ा कन्वेंशनल सा है कि फर्स्ट ए और सेवंथ ए ग्रुप के दरमियान बनने वाले बॉन्ड आयोनिक हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। फर्स्ट ए और सिक्स्थ ए के दरमियान बनने वाले बॉन्ड आयोनिक हैं, सोडियम सल्फाइड। सेकंड ए और सिक्स्थ ए के दरमियान बनने वाले भी कंपाउंड बॉन्ड ज्यादातर आयोनिक हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और बचा क्या? BF3। थर्ड ए और सेवंथ ए ग्रुप, तो थर्ड ए और सेवंथ ए ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट इन नेचर होता है, अल्फा। Question number 16. The radius and charge of 6 ions are shown below. J positive 0.14, 1 positive charge है. L positive 0.18, 1 positive charge है. M positive 2, charge बढ़ गया, radius 0.15 है. X negative, ये negatively charged हो गया, 0.14, Y negative 1, 0.18 और Z minus 2, 0.15. तो देखिए अब वो ये सवाल ये पूछ रहा है The ionic solids, वो कहते हैं ये तीन ionic solids हम बना रहे हैं, JX, LY and MZ are the same lattice type, यानी उनकी lattice type सेम है। lattice type सेम होने का मतलब है शायद तीनों ही क्यूबिक हैं, शायद तीनों ही हेक्सागोनल हैं, इस तरह की बात कर रहा हूँ। But the correct order of their lattice energies, lattice energies का order करेक्ट क्या होगा बेटा? चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है lattice energy। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो कीवर्ड है वो क्या है बेटा? कि lattice energy depend upon what? It depends upon charge density। चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज टू साइज या चार्ज टू रेडियस रेशियो। चार्ज जितना ज्यादा होगा, रेडियस जितना कम होगा, चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा, lattice energy उतनी ज्यादा। ठीक है, देयरफॉर आंसर इज बीटा कि MZ के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी रखेगा। उसकी वजह कि M के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है और साइज है 0.15, Z के ऊपर -2 चार्ज है जबकि साइज है 0.15। तो इन दोनों आयंस की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। रिजल्ट क्या निकला कि इनकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है। इस तरह तरतीब से बाकियों की कम है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 16 द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following molecule is most polar? Chlorine to chlorine, non-polar. Nitrogen to fluorine, polar. Carbon to fluorine, further polar. Oxygen to fluorine, less polar. तो इसका मतलब है इनमें सबसे ज्यादा पोलर कौन सा हुआ? कार्बन टू फ्लोरीन, चार्ली। रीजन बड़ी आसान सी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन टू फ्लोरीन जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो कम है, कार्बन टू फ्लोरीन ज्यादा है, ऑक्सीजन टू फ्लोरीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी ही बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो मोस्ट पोलर कौन सा होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following statements explain why the copper conducts electricity when the potential difference is applied? देखिए मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, वो ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इस चीज की जिम्मेदार है। कॉपर 2 आयंस मूव टू द कैथोड। कॉपर 2 आयंस कैथोड की तरफ मूव करें या ना करें, उसका कॉपर बेचारे से क्या ताल्लुक है, या कॉपर की पर्टिकुलरली कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से क्या ताल्लुक है? कोई रिलेशन नहीं है। अल्फा हमारा आंसर नहीं हो सकता। बीटा, द एटम्स ऑफ द कॉपर बिकम्स आयोनाइज्ड, ये ठीक है, लेकिन आंसर देखते हैं ये है ये नहीं। इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद द कॉपर 2 आयंस, जरूर कंबाइन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल लैटिस मूव, ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये वहां पर मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही मूव करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं, तो इसी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का जिम्मेदार माना जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन मेटल्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर क्या निकला? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या निकला बेटा? डेल्टा। 19, all of the following molecule involve hydrogen bonding except one। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती वो तलाश करना है। वाटर,
इथेनोइक एसिड, एथेनॉल या एथेनॉल। तो बेटा बहुत ही आसान बात है, तमाम एल्डिहाइड्स, तमाम कीटोन्स जब प्योर स्टेट में मौजूद हैं तो उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। व्हेन प्योर एल्डिहाइड्स और प्योर कीटोन्स आर प्रेजेंट, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट ऑल। लेकिन जब इनको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है या किसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल से मिक्स किया जाता है तो फिर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन ये था कि किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है। देयरफॉर आंसर इज चार्ली, एथेनॉल। जबकि आप जानते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है, इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड में भी खासी स्ट्रांग है, और एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल जिसको हम उर्फे आम में बोलते हैं उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20, द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। क्या CH4 अल्फा, क्या CH4 अल्फा में आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड दोनों मौजूद हैं? नहीं, CH4 में सिर्फ, यहां पर आप लिख सकते हैं कि CH4 में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, इसके अलावा कोई चीज मौजूद नहीं है, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है पोटेशियम साइनाइड। तो बेटा पोटेशियम साइनाइड दर हकीकत डिसोसिएट होकर पोटेशियम आयंस प्लस साइनाइड आयंस बनाता है। तो पोटेशियम आयंस और साइनाइड आयंस के दरमियान क्या हुआ? आयोनिक बॉन्ड। लेकिन जब इस साइनाइड आयन को ब्रेक करके लिखेंगे ऐसे करके, ऐसे, फिर पता चलेगा कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड भी मौजूद है। देयरफॉर हमारा आंसर क्या निकला? बीटा। कि जी पोटेशियम साइनाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आयोनिक बॉन्ड भी मौजूद है और कोवलेंट बॉन्ड भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या निकला? बीटा। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following substance contains non-directional and non-rigid bond? नॉन डायरेक्शनल और नॉन रिजिड बॉन्ड का हमें पता होगा तो आंसर खुद ब खुद समझ आ जाएगा। नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड बॉन्ड, ये कौन सा होता है जी? ठीक है जी, इसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। का नाम क्या बेटा? आयोनिक बॉन्ड, और आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी पुकारते हैं। तो यानी हमने आयोनिक बॉन्ड ढूंढना है, तो AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड थर्ड डे और सेवंथ है कोवलेंट बॉन्ड, HgCl2 कोवलेंट बॉन्ड, पोटेशियम सल्फाइड फर्स्ट डे एंड सिक्स्थ डे आयोनिक बॉन्ड, एंड डेल्टा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस कोवलेंट। ठीक है, तो अल्फा, बीटा और डेल्टा में सिर्फ कोवलेंट है, जबकि चार्ली में सिर्फ आयोनिक है। Therefore क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या निकलेगा बेटा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is non-polar but contains polar bond? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा उस वक्त होता है जब डाइपोल मोमेंट वैल्यूज आपस में कैंसल आउट हो रही हों। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को अगर आप गौर से देखें तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में दो बॉन्ड्स हैं, एक डबल बॉन्ड राइट पर है, एक डबल बॉन्ड लेफ्ट पर है। ठीक है, दोनों ही पोलर हैं, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। इसका बॉन्ड मोमेंट लेफ्ट की जानिब है, दूसरे का बॉन्ड मोमेंट राइट की जानिब है। दोनों बॉन्ड मोमेंट्स की वैल्यू बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर बन रहे हैं। तो वेक्टर सम क्या आएगा? 0.0 डिवाइड। इस मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड रखने के बावजूद नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड पोलर बॉन्ड रखने के बावजूद नॉन पोलर है। BF3 पोलर बॉन्ड रखने के बावजूद नॉन पोलर है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस पोलर बॉन्ड रखने के बावजूद नॉन पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड पोलर बॉन्ड रखने के बावजूद नॉन पोलर है। देयर आर 100 ऑफ एग्जांपल्स जिसमें बॉन्ड पोलर होगा लेकिन मॉलिक्यूल एज ए होल नॉन पोलर होगा, क्योंकि सारे बॉन्ड मूवमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या निकला बेटा? बीटा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत आसान सवाल है। 1,3-butadiene has the number of sigma bonds and pi bonds. 1,3-butadiene has the sigma bonds and pi bonds. तो 1,3-butadiene का फार्मूला लिखें, आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन
डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये आ गई बेटा 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब वो कह रहा है कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करें। कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देयर आर 9 सिग्मा बॉन्ड्स, और पाई बॉन्ड तो बेचारे सिर्फ 2 ही नजर आ रहे हैं, एक ये पाई बॉन्ड है और एक वो पाई बॉन्ड, ठीक है। तो 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं जबकि 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं इसके अंदर, देयरफॉर आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या निकला बेटा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 24, it has been observed that the chemical reactivity of the elements depend upon their, तो एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है बेटा? लुईस ने यह बताया था कि दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी के जिम्मेदार हैं, और इलेक्ट्रॉन्स में आगे कौन सी चीज रिएक्टिविटी की जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी नोबल गैसेस में भी तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, वो रिएक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि उनके ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है। इसका मतलब आंसर क्या हुआ हमारा बेटा 24 का? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 24 द आंसर इज चार्ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 25, which one of the following substance is polar in nature? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बॉन्ड पोलर होने के बावजूद नॉन पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड पोलर होने के बावजूद नॉन पोलर है। इस मर्तबा सिर्फ उसने कंपाउंड्स की बात की है कि कंपाउंड बताएं पोलर है या नहीं। तो CCl4 नॉन पोलर, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर, SO3 नॉन पोलर, देयरफॉर आंसर इज डेल्टा CHCl3। जो CHCl3 है वो क्या बेटा? वो पोलर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर निकला डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 26, the following pair of the species have the similar geometry except one, यानी पेयर्स में लिखा गया और उन पेयर्स की ज्योमेट्री सेम है। BF3 और AlCl3 दोनों ट्रायंगुलर प्लेनर हैं, अल्फा। HgCl2 एंड BeCl2 दोनों लीनियर हैं, अल्फा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड SnCl2 गैस दोनों एंगुलर हैं, ये चार्ली है। और डेल्टा अमोनिया और वाटर, अमोनिया ट्राइगोनल पिरामिड है, वाटर एंगुलर शेप में है। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या निकला? डेल्टा, क्योंकि उसने पूछा था किसकी ज्योमेट्री, किस पेयर की ज्योमेट्री सेम नहीं है। 26 का आंसर क्या निकला बेटा? डेल्टा, अमोनिया और वाटर। अमोनिया की ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, जबकि वाटर की ज्योमेट्री आप जानते हैं क्या है बेटा उसकी? एंगुलर। क्वेश्चन नंबर 27, the bond energy is the average energy which is required to break the bonds of the particular type in 1 mole of the substance. There are 4 applications of the bond energy. Which one is most important? वो कहते हैं 4 एप्लीकेशन है, बताएं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, यानी इससे हम बॉन्ड्स, मुख्तलिफ बॉन्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग द एंथैल्पी चेंजेस इन द रिएक्शन, जी हाँ, रिएक्शंस की एंथैल्पीज को कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ये सबसे कम है, ठीक। ये सब यानी बॉन्ड एनर्जी से बहुत ही रेयर ऐसा पता चलता है कि मैकेनिज्म क्या होगा। तो सबसे ज्यादा बेहतर बात क्या है कि हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को बड़ी आसानी से मुहैया कर सकते हैं बाय यूजिंग द बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप कह लें। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या बना बेटा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स एक्सेप्ट वन। लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड है। सर उसका इस चैप्टर से क्या ताल्लुक है बेटा? लुईस कांसेप्ट ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आएगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के सेंस में ये बात की जा रही है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो लुईस बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो लुईस एसिड है। तो BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये एक लुईस एसिड है। वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, उनमें से कोई एक डोनेट हो सकता है, ये लुईस बेस है। AlCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और BeCl2 भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। देयरफॉर आंसर क्या निकला बेटा? बीटा, वाटर, क्योंकि वो अकेला लुईस बेस है और बाकी सारे लुईस एसिड है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या निकला? बीटा। क्वेश्चन नंबर 29, which one of the following orbitals, atomic orbitals has the maximum overlapping to form the sigma bond? तो बेटा सिग्मा बॉन्ड बनाने की सलाहियत सबसे ज्यादा किसमें? सिग्मा बॉन्ड बनाने की सलाहियत सबसे ज्यादा किसमें है जी? S एंड S ऑर्बिटल्स में। तो जब S to S ओवरलैप होगा, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से बनेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या निकला? बीटा अगेन. लास्ट क्वेश्चन प्लीज. For 4 electron pairs, the type according to the Vesper mark the incorrect statement. 4 electron pairs का मतलब है कि ये AB4 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है. किस मॉलिक्यूल की बात कर रहा है बेटा? AB4. अब AB4 मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं AB4, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो सकता है AB4E3, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो सकते हैं AB2E2. ठीक है, तो यहां पर वो कह रहा है it can involve 4 bond pairs, बिल्कुल ठीक है. it can involve beta, it can involve 3 bond pair and 1 lone pair, ये भी ठीक है. it can involve 1 bond pair and 3 lone pair, ऐसा नहीं हो सकता. it can involve 2 bond pair and 2 lone pair, ये भी बिल्कुल ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या निकला बेटा? चार्ली. 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर, ये AB4 की अम्ब्रेला के नीचे डिस्कस नहीं किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर निकला बेटा चार्ली. दिस कंक्लूड्स आवर टुडेज डिस्कशन. नेक्स्ट डिस्कशन के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे. अल्लाह हाफ़िज़.